हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज 11 बजे हम बायोलॉजी के लिए लाइव होते हैं, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया। हमने देखा कि कौन कौन से मिनरल्स एसेंशियल है, कौन कौन से मिनरल्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है उनको डिसाइड करने का कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस कौन सा है, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हमने उनके फंक्शंस के आधार पर कि कौन एंजाइम का एक्टिवेटर है, कौन उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म को फॉर्म करता है, कौन एनर्जी जनरेट करता है, उसमें हेल्प करता है। तो इसके बेसिस पे हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया किसको, न्यूट्रिएंट्स को। तो हमने 2 चीजें पढ़ी न्यूट्रिएंट्स में। एक हमने पढ़ा कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, किस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला बेसिस होता है अमाउंट के बेसिस पे, दूसरा बेसिस होता है ऑन देयर फंक्शनैलिटी, कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, जिसके आधार पर हमने उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या क्या काम करते हैं, उनका क्या क्या रोल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो जो हमें हमारी बॉडी को थोड़े अमाउंट के लिए चाहिए, थोड़ी अमाउंट में चाहिए होता है, और वो थोड़ी ज्यादा अमाउंट के लिए चाहिए होता है, वो मैक्रो होते हैं और वो माइक्रो होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, जैसे नाइट्रोजन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, कैल्शियम का क्या रोल है, पोटेशियम का क्या रोल है, फॉस्फोरस का क्या रोल है। तो हमने डिटेल स्टडी करी इनकी कि क्या रोल है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का और क्या रोल है ट्रेस एलिमेंट्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। जब हमने इसकी डिटेल स्टडी पढ़ ली, उसके बाद हमने पढ़ा इसकी डेफिशिएंसीज, कि किस डेफिशिएंसी के कारण क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, किसमें, प्लांट्स बॉडी के अंदर, किस डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज कॉज होती है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, इसका क्या एब्जॉर्प्शन है, इसका करने का क्या प्रोसीजर है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसमें, प्लांट्स बॉडी में। हमने पढ़ा क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ के आए हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा, यस, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फॉर प्लांट्स। इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो एसेंशियल नहीं है प्लांट्स का। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा प्लांट्स के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं लोहा, जिंक, पोटेशियम या आयोडीन। हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था, पहले बात करेंगे हमने पढ़ा था आयरन के बारे में, जिसको हम लोहा कहते हैं। आयरन के बारे में आपने पढ़ा था, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन ईटीएस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस। किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, इन फोटोसिंथेसिस। ये रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। ये एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है, एनर्जी जनरेशन में हेल्प करता है आयरन। ठीक है, ये अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या क्या कॉज हो सकता है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोसिस, जो येलो कलर की डिजीज हो जाती है, किसमें, यंगर लीव्स में, यंगर लीव्स के अंदर। और इसके कारण हो सकता है क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है क्या, जिंक। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक किसमें रोल प्ले करता है, जिंक बनाता है, सिंथेसिस करता है किसका, सिंथेसिस करता है अमाइनो एसिड्स का, जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन किसका प्रिकर्सर है, ये प्रिकर्सर है हमारे प्लांट के ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन का। तो अगर ऑक्सिन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, अगर ट्रिप्टोफैन नहीं बन रहा तो ऑक्सिन नहीं बनेगा, ऑक्सिन नहीं बनेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो इसका डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्रोथ शंटेड हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स बॉडी के अंदर। तीसरी अगर हम बात करें पोटेशियम की, यही तीनों दे रखे हैं आपको, और लास्ट दे रखा है आयोडीन। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हमारा किसके लिए हेल्पफुल है, ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है प्लांट्स के अंदर। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है।
ठीक है, ये किसके लिए, सेल परमिएबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, सेल परमिएबिलिटी। ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के अंदर, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के अंदर, प्लांट्स के जो मिनरल्स हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसकी बात करी, किसकी बात करी, आयरन की बात करी, जिंक की बात करी, पोटेशियम की बात करी। वेयर एज आयोडीन जो है वो नॉन एसेंशियल है, उसका कोई रोल नहीं है, नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स। दे डू नॉट प्ले एनी रोल, डू नॉट प्ले एनी रोल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। एसेंशियल हम किस किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज एसेंशियल है। मैंने आपको बताया था एसेंशियल वो चीज होती है जो किसी की रिप्लेसमेंट ना कर सके, वो चीज, पहली चीज जो किसी की इररिप्लेसेबल हो, रिप्लेसेबल हो, पहली चीज जो रिप्लेस ना कर सकती हो, ठीक है, रिप्लेसेबल हो, जिसके जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, किसमें, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में, या वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो किसमें, ग्रोथ में। तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये एसेंशियल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो क्या मेंटेन कर रहा है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। किसको मेंटेन कर रहा है, टर्गर को मेंटेन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व टर्गर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। टर्गर प्रेशर कौन होता है, जो सेल वॉल लगा रहे होते हैं, किसको, सेल के अंदर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर की, टर्गर प्रेशर ये कौन लगा रहा है, ये सेल वॉल लगा रहा है इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, लीव्स प्रेजेंट होती है, लीव्स प्रेजेंट होती है। इस लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का क्या होना होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होनी होती है, ओपनिंग होनी होती है और क्लोजिंग होनी होती है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग कब होगी, जब कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन से आयन, पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का क्या रोल होता है, पोटेशियम आयन ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल में अनायन आयन का, अनायन और कटायन का बैलेंस मेंटेन होता है, अनायन कटायन बैलेंस मेंटेन होता है, जिसके कारण इसकी क्या होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, किसकी, स्टोमेटा की। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम। तो आप सभी लोग जानते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग कराता है स्टोमेटा का, उसके लिए जो एसेंशियल एलिमेंट या एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, पोटेशियम आयन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखे थे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसमें से आंसर है पोटेशियम। क्लियर है, चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इज, लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण क्या होता है, ये प्रमोट करता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू नोड्यूल्स, नोड्यूल्स को क्या भेजता है, ऑक्सीजन प्राप्त कराता है। ये जनरेट करता है एटीपी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एटीपी का उत्पन्न करता है, एटीपी जनरेट करता है। या ये जनरेट करता है हाइड्रोजन आयंस फॉर अमोनिया फॉर्मेशन, या किसके लिए, अमोनिया फॉर्मेशन के लिए जनरेट करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। या ये स्क्वेंच करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा वहां से हटा देता है। तो इसका मेन रोल क्या है, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या है, ये फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करता है किसको, ऑक्सीजन सप्लाई को, किसको, ऑक्सीजन की सप्लाई को फैसिलिटेट करता है टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, टू नाइट्रोजन। इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन को जल्दी से जल्दी क्या कर लेता है, रैपिडली कैप्चर कर लेता है, कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को। इसका ये क्या, इसके पास एक एबिलिटी होती है, इसके पास एक एबिलिटी होती है टू कंबाइन,
क्या करना, कंबाइन करना रैपिडली, एकदम कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है और क्या बनाता है, लेग हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये लेग हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट है ये, रेड पिगमेंट है। ठीक है, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये किसके साथ कंबाइन कर जाता है, वाटर के साथ। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेज enzyme from being inactivated by oxygen। ये एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो ये इस एंजाइम को एक्टिवेट रखता है ताकि ये अपने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने पास ले लेता है। तो ये स्क्वेंच करता है, ऑक्सीजन को वहां से हटा देता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरिया है वो कैसे रेस्पायर करते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। एनारोबिकली मतलब यहां पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, नो एयर, नो ऑक्सीजन। तो वो सारी ऑक्सीजन कौन ले लेता है, ये लेग हीमोग्लोबिन ले लेता है, अपने साथ कंबाइन करा लेता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्क्वेंच करते हैं, स्क्वेंच ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम, अब मूवमेंट पूछिए मिनरल आयन की, रूट से सेल्स तक, रूट से इनटू रूट सेल। अब सॉइल से मिनरल्स को रूट्स में जाना है, ये इसकी रूट्स है, यहां पे आपकी सॉइल है, सॉइल से रूट्स में जाना है, रूट सेल्स में जाना है। किस प्रोसेस से जाती है, वो डिफ्यूजन से जाती है। डिफ्यूजन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विसरण के परिणाम स्वरूप खनिज आयनों का पादप मूल कोशिकाओं में संचलन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, पैसिफिक एब्जॉर्प्शन या एक्टिव एब्सॉर्प्शन। क्या कहलाता है, असम कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है, या निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है, या सक्रिय। अगर हम बात करें तो हमारा जो डिफ्यूजन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन होता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट शो करता है। मतलब कि वैसे चीजें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर जाती है, अगर चीजें लोअर से हायर जा रही होगी तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। उसको भेजने के लिए, उस मूवमेंट को कराने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो यहां पे हमारी एक्सपेंडिचर होती है, खर्च होती है क्या, एनर्जी। इसको हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव डिफ्यूजन या एक्टिव मूवमेंट। दूसरी होती है पैसिव। यहां पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो आयंस होते हैं diffused from a region of higher concentration to lower concentration, higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन। अब कोई चीज ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जाएगी, जहां चीज ज्यादा है वहां से कम की तरफ ही जाएगी, तो उसके लिए हमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैसिव। अब आपने देखा कि जो हमारा प्लांट रूट सेल्स में जो डिफ्यूजन होता है वहां से मिनरल्स कहां पे ज्यादा है, रूट्स में, सॉइल में ज्यादा है, तो सॉइल से कहां जाएगा, रूट्स में जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन टू कहां जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, उसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो ये एक तरह का क्या है, इट इज अ पैसिव एब्जॉर्प्शन, जहां पे कोई भी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है इतनी बात, डन। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसमें से कौन सा एक डिजीज क्या नहीं होता, मिनरल न्यूट्रिएंट से कॉज नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन खनिज पोषण की कमी के कारण नहीं होता, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, इटियोलेशन पीला करना, या नेक्स्ट शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स या इंटरनोड्स का छोटा होना। तो आपको पता है नेक्रोसिस और क्लोरोसिस, ये सडन डेथ हो जाना, प्लांट्स की सडन डेथ हो जाना, सॉरी सडन डेथ। क्लोरोसिस येलो पड़ना, येलो पिगमेंटेशन,
अभी बताती हूँ इटियोशन क्या होता है। शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड, ग्रोथ भी शंटेड हो जाती है। तो आपने देखा ये सब किसके कारण होता है, ये सब होता है जब आपके मिनरल्स की कमी हो, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो। डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करें, कोई नेक्रोसिस करता है, कोई क्लोरोसिस करता है, कोई ग्रोथ को शंट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मिनरल्स हैं वो क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट डेफिशिएंसीज कॉज करें। अगर हम बात करें इथियोलेशन की, इथियोलेशन ये क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रोन इन, वो प्लांट्स जो किस में ग्रो करते हैं, या तो बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ सनलाइट में या पार्शियल सनलाइट में, जो किस में ग्रोन कर रहे हैं वो इटियोलेशन एक प्रोसेस है जहां पे सूरज की किरणों की एब्सेंस में या उसका कंप्लीट पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंट में, प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रोन इन पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट या सनलाइट। ठीक है, यहां पे जब 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 फ्लावरिंग होती है, जब फूल बनते हैं, फूल खिलते हैं, तो उसमें पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है किसकी, लाइट की। तो उसको इटियोलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं उसका साइज स्मॉलर हो जाता है, उनके प्लांट्स के लीव्स का साइज स्मॉलर होगा। ठीक है, उनकी सेल वॉल वीकन हो जाएगी, सेल वॉल वीक हो जाती है कहां पे, स्टेम्स में, उनके स्टेम्स की सेल वॉल वीक हो जाएगी। ठीक है, येलोइश होने लग जाएंगे ग्रीन लीव्स, येलोइश कलर के होने लग जाएंगे क्या, लीव्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इटियोलेशन। लेकिन इसके लिए आपको कोई मिनरल्स की जरूरत नहीं है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण नहीं हो रहा, ये लाइट की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, डन। चले आगे, आपने देखा था नेक्रोसिस के बारे में भी पढ़ा था, क्लोरोसिस के बारे में भी पढ़ा था, और ग्रोथ शंटेड ग्रोथ के बारे में भी पढ़ा था कि कहां इंटरनोड्स की ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, शॉर्टनिंग हो जाती है। लेकिन इटियोलेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। इटियोलेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें जो पेड़ों में फ्लावरिंग होती है उसमें जब बिल्कुल ही एब्सेंस होता है किसका, सनलाइट का, या पार्शियल सनलाइट मिल रही हो उन्हें, तो ये कंडीशन आ जाती है जिसमें जो लीव, प्लांट के लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं, जो स्टेम होती है सेल वॉल की वो वीक हो जाती है और येलोइश कलर के होने लग जाती है लीव्स। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो वेयर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहां पे ग्रो करते हैं, कीट भक्षी पौधे कहां उगते हैं, जहां पे देयर इज कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट सॉइल, जहां पे कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है उस वाली मिट्टी में, या जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंट सॉइल होता है, जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है उस मिट्टी में, या जहां पे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे विटामिन सी की आवश्यकता होती है, या वहां पे जहां पे हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहां पे इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो किसको खा लेते हैं, इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, इंसेक्ट्स को किल करके खा लेते हैं। वो कौन होते हैं, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा एक पिक्चर की शेप का, पिक्चर की शेप का एक प्लांट होता है, वो क्या कर लेता है, इंसेक्ट को इनगल्फ कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाता है। ये कहां पे ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है वहां पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन पे डिपेंड नहीं करते, ये सॉइल पे, सॉरी सॉइल पे डिपेंड नहीं करते, दे डू नॉट डिपेंड, दे डू नॉट डिपेंड ऑन सॉइल फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या, इनको सॉइल की जरूरत नहीं होती, यानी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, मतलब वहां ग्रो करते हैं जहां पे डेफिशिएंसी होती है। क्यों नहीं इनको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती, क्यों नहीं नाइट्रोजन की इनको रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ऐसा है कि वहां पे ये नाइट्रोजन पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इनको सारा का सारा नाइट्रोजन कहां से मिल जाता है, इंसेक्ट से मिल जाता है। जो इंसेक्ट दे हैव, इनके पास दे हैव स्पेशल लीव, इनके पास क्या है, स्पेशल लीव्स है, विच ट्रैप, जो क्या ट्रैप कर रहा है, विच ट्रैप नाइट्रोजन, जो किसको ट्रैप कर रहा है, नाइट्रोजन को, विच ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स दे ईट, जो ये इंसेक्ट खाते हैं
और उसको किल करते हैं, उन इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, और उससे क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं। तो इनको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये नाइट्रोजन के लिए डिपेंड नहीं होते, किस पे, सॉइल पे। तो ये वहां पे ग्रो कर जाते हैं जहां पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है सॉइल में। क्लियर है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहां ग्रो करते हैं, याद रखना हमेशा, ये वहां ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपना नाइट्रोजन कहां से पूरा कर लेते हैं, उन इंसेक्ट से पूरा कर लेते हैं जिन इंसेक्ट को ये खाते हैं, उनको किल करके अपना मेटाबॉलिज्म चला के उससे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी, तो इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती नाइट्रोजन की। क्लियर है? चलो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देयर इज नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। Now next question, the most important element associated with protoplasm and proteaceous material of plant is, पौधों में प्रोटोप्लाज्म और प्रोटीन युक्त पदार्थों से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम और नाइट्रोजन। किसकी बात की आपसे, प्रोटोप्लाज्म की, लिविंग पार्ट की, और प्रोटीनेशियस मटेरियल की। ये वाला जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन की, तो ये जो नाइट्रोजन है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट्स प्रेजेंट इन, मैंने आपको बताया था, इट इज प्रेजेंट इन लिविंग मैटर, लिविंग मैटर के अंदर पाया जाता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलता है, कौन कौन से, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, इनके अंदर मिलता है कौन, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ग्रोथ में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, रेस्पिरेशन में, इंपॉर्टेंट रोल। तो जो एक नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसमें पाया जाता है, सारे के सारे लिविंग पार्ट में पाया जाता है। ये प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन्स के अंदर भी मिलता है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी मिलता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और क्या करता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है जो प्लांट के सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जो प्लांट के सेल्स को क्या चाहिए होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चाहिए होती है, वो ये परफॉर्म करता है। तो इट इज अ एसेंशियल एलिमेंट्स, और सबसे अबंडेंट होता है, अबंडेंट फॉर्म में चाहिए होता है, किसको, प्लांट्स को, लार्ज क्वांटिटी में। तो क्या हुआ, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हुआ, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट हुआ। क्लियर है, डन। चले आगे, अगर ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह नहीं बनेंगे, तो इससे क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, ग्रोथ शंटेड हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ये सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या है, उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो नाइट्रोजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और किसके साथ एसोसिएटेड है, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग पार्ट के साथ, क्योंकि लिविंग पार्ट में ही पाया जाता है। सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर आपको ये दिखेगा। प्रोटीनेशियस मटेरियल है क्योंकि प्रोटीन्स के बने हुए हैं, प्रोटीन्स के अंदर होते हैं ना, प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉल ऑफ इमेच्योर लीफ इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच। मैंने आपको तब भी बताया था कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन मिनरल्स की डेफिशिएंसीज को याद करना। तो आपको क्या करना था, जैसे जैसे मैंने आपको टेबल्स बनवाए थे किसके, मिनरल्स के, वैसे वैसे आप मिनरल्स को लिखो। एक साइड में लिखो ये मिनरल्स हैं, एक साइड में लिखो ये उनकी फंक्शंस है। चार्ट बनाओ, पूरा एक प्रिपेयर्ड चार्ट बनाओ जिसमें 3 कॉलम बनाओ। पहले में लिखो एलिमेंट्स कौन से हैं, दूसरे में लिखो उनके फंक्शंस क्या हैं, तीसरे में लिखो उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन से सिम्टम्स आते हैं,
ठीक है, और कौन सी डिजीज वो कॉज करते हैं, लास्ट में लिखो कौन सी डिजीज है। तो इस जब आप खुद अपने हाथ से ये 8 एलिमेंट्स का जो मैक्रो वाले हैं और ऐसे ही माइक्रो वाले भी ट्रेस एलिमेंट्स, इनका जब अपने हाथ से एक बार चार्ट बना लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन से लीव्स कौन से मिनरल से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, पूछे जाते हैं, होते सिंपल है, देखने में लगते हैं आसान है, ये क्या पूछ लिया यार, ये इमेच्योर लीफ के डेफिशिएंसी के किसके कारण होता है, ये तो हमने पढ़ा था सल्फर, लेकिन उस टाइम याद नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि उसका एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें एलिमेंट्स लिखने हैं, उनके डिजीजेस लिखने हैं और सिम्टम्स लिखने हैं। क्लियर है? चलो, तो अब हम बात करते हैं फास्फोरस की, क्योंकि ये फास्फोरस ही एक एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, इमेच्योर लीफ को फॉल कराता है। ये प्लांट की बॉडी में एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, एब्जॉर्ब होता है फॉस्फेट आयन की फॉर्म में। किस आयन की फॉर्म में? फॉस्फेट आयन की फॉर्म में। ये फॉस्फेट आयन का क्या काम होता है, ये क्या रोल प्ले करता है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। सेल मेम्ब्रेन आपकी किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की। वहां पे फॉस्फोरस आ गया, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के लिए, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये। ठीक है, ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है शंटेड ग्रोथ, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और प्रीमेच्योर लीफ फॉल, अब एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा ढंग से, या हमारा जो स्ट्रक्चरल जो बनना है सेल का वो नहीं बनेगा, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो जाएगी, तो इमेच्योर लीव्स तो अपने आप ही गिर जाएगी, है ना। वो लीव्स तो उनको मेच्योरिटी चाहिए, मेच्योरिटी के लिए क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए, उनको मिनरल्स चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स वो कहां से लाएंगे? जब वो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, ये मेम्ब्रेन बना रहा है, स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास एनर्जी नहीं है। एटीपी का सिंथेसिस किसके कारण हो रहा है? फास्फोरस के कारण हो रहा है। एनर्जी नहीं है तो वो कहां से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे तो वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसकी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने की। क्लियर है? डन। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, ब्राउन हार्ट डिजीज इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, फूल गोभी में बुरा हृदय रोग किसी की कमी के कारण होता है। आपने बीट रूट में भी पढ़ा होगा, ये बीट रूट में भी होता है, ब्राउन हार्ट डिजीज। यहां पे क्या होता है, जो रूट्स होती हैं, ग्रोथ ऑफ रूट्स स्टॉप हो जाती है, रूट्स की ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, जिसके कारण ब्राउन हार्ट डिजीज होती है। क्या होता है ये, किसके कारण होता है? ये बोरोन के कारण होता है। बोरोन क्या रेगुलेट करता है? बोरोन रेगुलेट करता है हमारा P3 पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये आप अभी पढ़ोगे आगे। जो क्या करते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? शुगर के ट्रांसलोकेशन में। शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, है ना। अगर लीव्स ने शुगर बनाया तो वो कौन ट्रांसलोकेट कर रहा है? बोरोन की हेल्प से ट्रांसलोकेशन होता है। किसमें? प्लांट्स में। अब वो रूट्स तक पहुंचेगा ही नहीं तो वहां की ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। उसको हम ब्राउन हार्ट डिजीज बोलते हैं। कैसे, क्या बोलते हैं? ब्राउन हार्ट डिजीज। यस, व्हाट हैपेन, क्या हो गया? ब्राउन हार्ट डिजीज। यस, ये हमें कॉलीफ्लावर में भी देखने को मिलती है और ये हमें उसमें भी देखने को मिलती है, बीट रूट में भी देखने को मिलती है। आप खोलोगे ना, अगर बीट रूट को ऐसे खोलोगे या कॉलीफ्लावर को ऐसे खोलोगे तो इसके बीच में एक ब्राउन कलर के निशान होंगे, ये ब्राउन कलर के निशान होंगे, ये बीच में होती है, इसीलिए इसको हार्ट डिजीज बोलते हैं, ब्राउन हार्ट डिजीज बोलते हैं। ठीक है, जब आप कॉलीफ्लावर को भी ऐसे, गोभी को खोलोगे, गोभी का फूल होता है, गोभी के फूल के, ये गोभी का फूल है, गोभी के फूल के ये डंठल होता है ना नीचे ये वाला, जब आप इसको बीच में से कट करोगे और ऐसे खोलोगे तो ये दोनों, इसके बीच में यहाँ पे आपको कुछ ब्राउन कलर के पैचेस दिखेंगे, ये ब्राउन हार्ट डिजीज है। ये ग्रोथ के रुकने के कारण हो जाती है।
ठीक है, और ये कौन रेगुलेट कर रहा है? ये बोरोन रेगुलेट कर रहा है। क्लियर है? चले आगे। तो बोरोन क्या कॉज कर रहा है? याद रखना, ब्राउन हार्ट डिजीज, ये पूछा जाता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। ठीक है, जो डिजीजेस का मैं नाम आपको बता रही हूं, आप एक जगह नोट भी कर लेना उनको, आपको याद रहने, आगे के लिए याद रखने के लिए आसानी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ सम लेग्यूमिनस प्लांट इज कॉज्ड बाय। अब क्या पूछा है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट नोड्यूल्स में, है ना। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं? प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो उन्हें क्या दे रहे होते हैं? स्पेस दे रहे होते हैं, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो रह रहे होते हैं। सम लेग्यूमिनस प्लांट इज कॉज्ड बाय, इन कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके कारण होता है? राइजोबियम के कारण, अजोटोबैक्टर के कारण, नाइट्रोबैक्टर के कारण, या नाइट्रोसोमनास के कारण? तो राइजोबियम क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये कहां पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन सॉइल, सॉइल में पाया जाता है। किसके और कहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ये कहां ग्रो करता है? ग्रो करता है नोड्यूल्स में, एंड अफिक्सेस, कहां पे फिक्स हो जाता है? एंड फिक्सेस टू द लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट रूट में ये फिक्स हो जाता है। कौन? राइजोबियम। ये क्या करता है? ये एक लिंक फॉर्म करता है, लिंक फॉर्म करता है किसके बीच में? होस्ट प्लांट के, जो प्लांट होता है लेग्यूमिनस प्लांट होता है, जो होस्ट प्लांट के और सॉइल के, जो क्या करता है? अलाउ करता है, अलाउ इट टू फिक्स नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? राइजोबियम। तो राइजोबियम इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट और मिनरल, it plays role in नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है। और ग्रो कहां पे करता है? ये नोड्यूल्स में ग्रो कर जाता है और लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है सॉइल से प्लांट के बीच में, जिससे ये उनको नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइजोबियम। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोपोनिक इज अ टेक्निक। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक टेक्निक है। हाइड्रोपोनिक्स किसकी तकनीक है? ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट विद वाटर। मैंने आपको बताया था एक हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, किसने दिया था? सैक्स ने दिया था। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? सैक्स ने। क्या होता है इसमें? यहां पे जो प्लांट्स हैं आर ग्रोन इन प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन। किसके अंदर ग्रो करेंगे? प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हम प्लांट को ग्रो कराते हैं। ठीक है, ये यहां पे इसको एरिएटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एयर होती है। एरिएटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इनको एरिएटेड सॉल्यूशन, एयर वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ एयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पे जो प्लांट्स है आर ग्रोन इन वाटर कंटेनिंग, उसमें क्या होगा? वाटर के साथ रिक्वायर्ड मिनरल्स, और सॉइल बीइंग नॉट रिक्वायर्ड, सॉइल की जरूरत नहीं होती। नो सॉइल, इसको सॉइललेस भी बोलते हैं, सॉइललेस कल्टीवेशन। ठीक है, ये क्या है? सॉइललेस ग्रोथ है, सॉइललेस ग्रोथ किसकी? प्लांट्स की। इसमें क्या बनाया था उन्होंने? एक चैम्बर बनाया था जिसके अंदर क्या, यहाँ पे एक चैम्बर बनाया था, सॉल्यूशन दे दिया था, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए थे, यहाँ डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए थे, और यहाँ से एक
पंप जा रहा था जिसमें क्या था, ये सॉल्यूशन था। कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन विद मिनरल्स, ठीक है। और यहां से एक एयर का पंप जा रहा था, एयर, यहां से सॉल्यूशन इसके अंदर जाता था, फिर दोबारा इसमें आ जाता था, और इसको वॉश करता हुआ, प्लांट्स के रूट्स को वॉश करता हुआ निकलता था और उनको मिनरल्स प्रोवाइड करता था। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। सॉइल के बिना प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उनको हम क्या दे रहे हैं, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। तो इट इज अ टेक्निक इन विच प्लांट को ग्रो करा रहे हैं हम, किसके एब्सेंस में, सॉइल के एब्सेंस में, ठीक है। Now next, the chemical nature of carrier molecule facilitating transport across plasma membrane is, प्लाज्मा झिल्ली के आर पार परिवहन को सुगम बनाने वाला वाहक अणुओं की रासायनिक प्रकृति क्या है। ये स्टार्ची है, शुगरी है, प्रोटीनेशियस है या फैटी एसिडिक है। कैसा है ये, कौन सा, कैरियर प्रोटीन, कैरियर मॉलिक्यूल्स। कैरियर मॉलिक्यूल्स की बात करें कि कैरियर मॉलिक्यूल्स कैसा है, ये स्टार्ची है, शुगर है, प्रोटीनेशियस है या फैटी एसिडिक है। तो अगर जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब ये कुछ ही आयंस को अंदर जाने देता है, एंट्री और एग्जिट बताता है, एंट्री और एग्जिट। हर चीज को अंदर और बाहर आने की अनुमति नहीं है किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ये सेमी परमिएबल है। तो ये सेमी परमिएबिलिटी किस किस के कारण होती है, क्या क्या चीजें इसको क्या कंट्रोल कर सकती हैं। तो अगर हम बात करें, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक पार्ट से दूसरे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, एक तरह का क्या है ये, डिफ्यूजन है, इन विच मॉलिक्यूल्स कम्स या मूव्स, मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ higher concentration to region of lower concentration by a carrier molecules। क्या है ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चीजें मूव होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे हायर कंसंट्रेशन है, यहां मूवमेंट हो रही है, ठीक है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कैरियर्स की जरूरत पड़ती है और चैनल्स की जरूरत पड़ती है। कैरियर्स की जरूरत पड़ती है और किसकी जरूरत पड़ती है, चैनल्स की जरूरत पड़ती है। ये जो कैरियर्स होते हैं ये क्या है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। कैसे प्रोटीन है ये, ट्रांस मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको हम कैरियर्स कहते हैं या चैनल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लाने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जरूरत होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें जो कंटेंट है, जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम कहते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स। और ये कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले उसमें पढ़ा था हमने कि कौन कौन से होते हैं कैरियर प्रोटीन्स, कौन से होते हैं और चैनल्स कौन से होते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीनेशियस होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था उसका केमिकल नेचर क्या है उन कैरियर मॉलिक्यूल्स का, जो क्या फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं किसके अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, प्लाज्मा झिल्ली के आर पार परिवहन को सुगम बनाने के लिए जिन वाहक अणुओं की जरूरत होती है वो किस प्रकृति के हैं, वो प्रोटीनेशियस है। कैसे हैं, प्रोटीनीय है। क्लियर है, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट,
अब बात की है कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन, ये जो वाहक प्रोटीन है, ये जो कैरियर प्रोटीन्स है, ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये वाटर ट्रांसपोर्ट में, या पानी के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, इवापोरेशन करने में, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, या पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो मैं आपको बताती हूं, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं आर प्रेजेंट ऑन, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने बात की इनकी, ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। ये क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ये कैरी करते हैं मॉलिक्यूल्स को और एक कंफर्मेशनल चेंज दे देते हैं, और एक कंफर्मेशन चेंज देते हैं, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब आपके पास यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पे ये कैरियर प्रोटीन लगा, इसने किसी आयन या मॉलिक्यूल को लिया, इसने अपने अंदर क्या किया? एक चेंज लाया, और ये मूवमेंट, इसको अपने कंफर्मेशनल चेंज लाया, और ये मुड़ा, और ये मॉलिक्यूल इधर आ गया, अंदर आ गया। तो ये क्या है? कंफर्मेशन चेंज है, कंफर्मेशनल चेंज है, जिसके कारण क्या हो गया? ये जो मॉलिक्यूल था ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन आ गया, अक्रॉस द मेम्ब्रेन आ गया, इसकी साइड चेंज हो गई, किसकी? मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये हमेशा कब मूव करते हैं? ये मूव करते हैं, मूव्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने अभी आपको बताया ये कहां से कहां मूव कर रहे हैं? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, अगर ये हायर टू लोअर जा रहे होते तो ये तो डिफ्यूजन हुआ एक तरह का, इनको तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती किसी चैनल प्रोटीन की या कैरियर प्रोटीन की। क्यों जरूरत पड़ी है इनको? क्योंकि एक तो या तो परमेबिलिटी नहीं होगी, या तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी नहीं होगी उस मिनरल को लेके, या तो उसको कोई चैनल चाहिए होगा जिसके थ्रू वो मिलके दूसरी पार्ट में जा सके। तो मूव्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो दैट मीन्स दे रिक्वायर एनर्जी। इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दे रिक्वायर एनर्जी फॉर व्हाट? मूवमेंट के लिए। मूवमेंट के लिए इसको क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। दे रिक्वायर एनर्जी फॉर मूवमेंट। इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको आप क्या कहते हो? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू प्लांट्स। निम्नलिखित तत्वों में से एक पौधे का अधिक महत्व नहीं है। यहां पे क्या है? इन तत्वों में से एक का पौधा के लिए अधिक महत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट मच इंपॉर्टेंस टू प्लांट? इसमें से कौन सा एलिमेंट किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है? प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कैल्शियम, जिंक, कॉपर या सोडियम। तो कैल्शियम की, जिंक की और कॉपर की तो हमने बात करी थी अभी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ये तीनों चीजें आई थी कि कैल्शियम का क्या रोल है, जिंक का क्या रोल है और कॉपर का क्या रोल है। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, तो इट इज नॉट एसेंशियल। अगर कहीं जरूरत होती है ना सोडियम की, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और, किससे? एलिमेंट से। तो इट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। वेयर एज अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये तो हमें सेल डिवीजन के लिए चाहिए, है ना। सेल डिवीजन में जो मिडल लैमेला होता है किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का, कैल्शियम पैक्टेट का। ठीक है, जो जिंक होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन के लिए। किसका प्रिकर्सर है? ट्रिप्टोफैन का, ट्रिप्टोफैन का, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन के लिए। ठीक है, तो यहां से हमें ग्रोथ चाहिए, वहां से हमें सेल डिवीजन चाहिए। अगर हम बात करें कॉपर की, अगर हम बात करें किसकी? कॉपर की, तो यहां पे ये हमें किसके लिए चाहिए? ईटीएस के लिए चाहिए, है ना। फोटोसिंथेसिस प्लास्टोसाइनिन के कारण होता है, प्लास्टोसाइनिन के कारण होता है किसमें? कॉपर में। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो किसके कारण हो रहा है वो? कॉपर के कारण। लेकिन सोडियम की हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एलिमेंट क्या नहीं है? सोडियम के लिए एसेंशियल नहीं है। एलिमेंट विच इज नॉट मच इंपॉर्टेंस टू प्लांट, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है?
तो वो कौन सा हुआ? सोडियम। चलो नाउ नेक्स्ट, द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, मेन एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। किसका? ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट। इसका जो मेन कोर एलिमेंट है वो क्या है? मैग्नीशियम। कहां पे प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ दिस पिगमेंट, सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किससे कंपोज्ड होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ पायरोल रिंग्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। जो क्या कंटेन कर रहा है? नाइट्रोजन। जो किस में अरेंज्ड है? एक रिंग में अरेंज्ड है, रिंग में अरेंज्ड है। किसके अराउंड? अराउंड मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम के आसपास यहां पे किसके? नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोविल रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके पास क्या है? एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो मैग्नीशियम इज कोर एलिमेंट, कोर और मेन एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अकार्बनिक पोषक तत्व मिट्टी में किस रूप में मौजूद होते हैं? अणुओं में, परमाणुओं में, या विद्युत अवशोषित आयन में, इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस में, या परजीवी में, पैरासाइट्स में। किसकी बात की है? इनऑर्गेनिक। यस, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? यस यस, क्या हुआ? चलो चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी देखने में? एक मिनट, मेरे एंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहां से तो सब क्लियर है। एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइन। चलो, अब यहां पे पूछा है किसका? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का। वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हमें सॉइल से मिलते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? आपसे पूछा है कि जो सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिल रहे हैं तो वो किस फॉर्म में होंगे? वो होंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस। आपने देखा आयंस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? वाटर एंड मिनरल आयंस। वाटर जो होता है और मिनरल्स होता है वो क्या है? इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मटेरियल है किसमें? सॉइल में। सॉइल के अंदर जो वाटर है और जो मिनरल्स है वो क्या है? इनऑर्गेनिक है। अब इसका एब्जॉर्प्शन, ये जो मिनरल्स है किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? चार्ज आयन की। आपने देखा Na सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना? तो ये किस फॉर्म में है? चार्ज आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस है। इसके जो रूट्स हैं, रूट हेयर एब्जॉर्ब मिनरल्स। ये जो रूट हेयर्स हैं किसके? प्लांट्स के। वो जो ये मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसीलिए ये क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। ठीक है, क्लियर है? डन। चलो, कल्टीवेशन बाय सैंड कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड, कल्टीवेशन बाय सैंड कल्चर, सैंड कल्चर का कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सॉइललेस कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोटो रेस्पिरेशन, या नन ऑफ दीज? तो इसमें आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि सॉइललेस कल्टीवेशन नहीं कहते हैं उसको। ये हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? हाइड्रोपोनिक्स की, जिसमें हमें क्या? सॉइल की जरूरत नहीं होती। सॉइल लेस, सॉइल नो नीड ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल लेस ग्रोथ कहते हैं उसे, कल्टीवेशन नहीं कहते हैं। वैसे ये अगर यहां पे होता सॉइल लेस ग्रोथ, ये भी सही होता। ठीक है, इसको अगर कहीं आपको हाइड्रोपोनिक्स लिखा होता ना तो वो करेक्ट होता एकदम। हाइड्रोपोनिक्स इज करेक्ट अबाउट कल्टीवेशन बाय सैंड कल्चर। सैंड कल्चर को कल्टीवेट कराना इज हाइड्रोपोनिक्स।
फिर यहां पे प्लांट्स को ग्रो कराना, फिर इस मीडियम में प्लांट्स को ग्रो कराना। ठीक है, क्लियर है? तो इसको क्या नहीं जरूरत होती, सॉइल की जरूरत नहीं होती। ये कौन से मीडियम में, वाटर कंटेनिंग मिनरल्स मीडियम, वाटर कंटेनिंग मिनरल्स मीडियम में क्या करता है, प्लांट ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करता है। कमर्शियल यूज के लिए आजकल हम यूज करते हैं, कमर्शियल यूज के लिए सीडलेस प्लांट्स को उगाते हैं, सीडलेस प्लांट्स, क्यूकुम्बर प्लांट, टोमेटो। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ मोलिबेडम इन प्लांट मेटाबॉलिज्म? किसकी बात हो रही है अब, मोलिबेडम की, मोलिबेडनम की। तो ये भी एक तरह का क्या है, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है, एक तरह का एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एक तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो मोलिबेडम होता है ये कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट एज कोफैक्टर। किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज कोफैक्टर, कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए, नाइट्रोजिनेस एंजाइम के लिए, नाइट्रोजिनेस एंजाइम के लिए। ये एंजाइम क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन कराता है, रिडॉक्स रिएक्शन कराता है। किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन को, एलिमेंटल नाइट्रोजन को अमोनियम में। कौन सा, नाइट्रोजिनस। तो इसके लिए ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है। तो ये नहीं होगा तो नाइट्रोजन रिडक्शन कैसे होगी, रिड्यूस कैसे करेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ये कौन सा, मोलिबेडम। ये क्या करता है, इसके मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन के। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, डन, क्लियर है, कोई डाउट, एनी डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट, फॉस्फोरस इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन, फॉस्फोरस किस में, मैंने आपको फंक्शन के फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को डिसाइड किया था, है ना। फंक्शन के बेसिस पे हमने मिनरल्स को क्लासिफाई किया था और उसमें हमने क्लासिफाई किया था स्ट्रक्चरल जो फॉर्म करते हो, स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हो, उसमें हमने फॉस्फोरस के बारे में भी पढ़ा था। तो वो फॉस्फोरस इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, किसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, फैट का, स्टार्च का, न्यूक्लियोटाइड का या कार्बोहाइड्रेट्स का? तो ये न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियोटाइड क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है शुगर मॉलिक्यूल को, कंसिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, वो या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। ये शुगर मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच्ड है, ये शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और ये क्या कंटेन कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस कंटेन कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेस कंटेन कर रहे हैं। कौन, ये फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, ये किसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, न्यूक्लियोटाइड का। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोस्ट प्लांट ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, अधिकांश पौधे, जितने भी पौधे हैं वो नाइट्रोजन मिट्टी को किस रूप में प्राप्त करते हैं, NO3, HNO3 में, नाइट्रेट में, फ्री नाइट्रोजन गैस में या नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो अगर हम बात करें नाइट्रेट आयंस की, तो मैंने जब आपको बताया था नाइट्रोजन कहां से मिल रहा है, सॉइल से। किससे मिल रहा है नाइट्रोजन, हमें किससे मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, इसकी एब्जॉर्बिंग फॉर्म क्या है, तो आपने देखा नाइट्रेट आयन, कौन सा, NO3 माइनस, फिर नाइट्राइट आयन NO2 माइनस, फिर अमोनियम आयन, अमोनियम आयन NH4 माइनस। तो मोस्ट प्लांट्स किस में फॉर्म करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3 माइनस के फॉर्म में। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो नाइट्रेट आयंस के फॉर्म में ये क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। क्लियर है इतनी बात, एनी डाउट, कोई और प्रॉब्लम?
चलो, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं इन क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं अभी।